हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। और एंड के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया, 90 मिनट्स के अराउंड का वीडियो रहने वाला है, और अगर आपने कंप्लीट ये वीडियो देख लिया तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड के अंदर नहीं जाने वाला। मतलब आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखो इसके अंदर हमें बात करनी है, वो किसकी करनी है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की। रेडिएशन का मतलब होता है लाइट, कि लाइट के डुअल नेचर की बात करनी है, दूसरे नेचर की बात करनी है। तो लाइट का दूसरा नेचर कौन सा होता है? पहला नेचर होता है वेव नेचर, जो कि हम चैप्टर 10 में पढ़ते हैं, और जो दूसरा नेचर होगा पार्टिकल नेचर, वो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 11 में। फिर हमें बात करनी है डुअल नेचर ऑफ मैटर की। मैटर का मतलब किसी भी मटेरियल का, मैटर का दूसरा नेचर कौन सा होगा? तो पहला नेचर तो पार्टिकल होता है, और दूसरा नेचर कौन सा होगा? वेव नेचर, यानी वेव नेचर ऑफ मैटर की भी हमें बात करनी है। डी ब्रोगली या मेटल वेव की हमें बात करनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है? तो हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? इमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? इजेक्शन होगा। कि आपके पास कोई भी मेटल सरफेस है, मेटल प्लेट है, और आपने क्या किया, उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे दी। तो जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी मेटल सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो उस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस एनर्जी को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करके क्या होंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे, और एक्साइटेड होके उसकी सरफेस से, मेटल से क्या होंगे? इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई मेटल प्लेट है, ये मान लो ये आपके पास कोई मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट के ऊपर हमने क्या करी? कोई किसी भी फॉर्म में एक्सटर्नल एनर्जी दे दी, चाहे हीट करके दे दो, चाहे लाइट की फॉर्म में दे दो। हमने क्या किया? इसको एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई कर दी इस मेटल सरफेस के ऊपर। तो इसके अंदर बैठे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इसकी सरफेस से एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएंगे। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन इमिशन। की किसी भी मेटल सरफेस पे एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करने पे उसके अंदर बैठे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन या फिर इमिशन। समझ में आ? 4 टाइप के इमिशन हमें पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है थर्मियोनिक इमिशन, सेकंड आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्ड होने वाला है फील्ड इमिशन, और फोर्थ होगा सेकेंडरी इमिशन। और इनकी डेफिनेशन भी आपको नाम से पता लग रही है। थर्मियोनिक, थर्मियोनिक का मतलब होता है थर्मल। थर्मल का मतलब आपने हीट एनर्जी अप्लाई करी मेटल सरफेस पे, कि आपके पास मेटल है, आपने उसको हीट किया। तो जैसे हीट करोगे तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे हीट से, और एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? थर्मियोनिक इमिशन। सेकंड के अंदर हम एक्सटर्नल एनर्जी की फॉर्म में लाइट अप्लाई करेंगे, लाइट फॉल करवाएंगे। थर्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और फोर्थ के अंदर हम क्या करेंगे? फास्ट मूविंग पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स ही फॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 बाय 1 चारों की बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइप आने वाला है थर्मियोनिक इमिशन। कि आपके पास ये मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट को आपने एक्सटर्नल एनर्जी की फॉर्म में आपने क्या दे दी? कौन सी एनर्जी दे दी? हीट एनर्जी दे दी, थर्मल एनर्जी दे दी। तो इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से क्या होंगे? इजेक्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होने वाले हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है थर्मियोन्स। क्या बोला जाता है? थर्मियोन्स या फिर थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? तो देखो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। The emitted electrons are called thermions या फिर थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहाँ तक? कि एक्सटर्नल एनर्जी की फॉर्म में अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मियोनिक इमिशन बोलेंगे। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर आपने लाइट फॉल कराई, तो लाइट से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जो भी मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो लाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएंगे। इस इमिशन को हम क्या नाम देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट से है। तो यहाँ पे आपके पास मान लो कि ये मेटल सरफेस है, ये मेटल प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इसके ऊपर आपने क्या करवाई? लाइट फॉल कराई,
और लाइट के अंदर भी एनर्जी होती है और इसकी एनर्जी आगे आप पढ़ने वाले हो, इसको डिनोट करते हैं एच न्यू से। ठीक है, तो आपने लाइट इसके ऊपर फॉल कराई तो अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनको फोटॉन्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटॉन्स किसको बोलेंगे, तो एक्चुअल में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ोगे, जो लाइट आ रही है इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, लाइट को ही फोटोन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, कि अगर आपके पास लाइट किसी मेटल सरफेस पे आएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होके बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्ड हमारे पास आने वाला है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होगा कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, मतलब पोटेंशियल अप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पोटेंशियल अप्लाई करोगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट और रिपेल होंगे, एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएंगे, उनके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, फील्ड इमिशन। और फोर्थ हमारे पास आने वाला है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन क्या होगा कि आपके पास ये मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के ऊपर आपने क्या किया, इस मेटल के ऊपर आपने फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से फॉल करवा दिए। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपने इसके ऊपर क्या किया, फॉल करवा दिए। अब आप देखोगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो आगे इस मेटल पे गिरेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो तो स्लो हो जाएंगे। और वो स्लो किस वजह से होंगे, क्योंकि अपनी काइनेटिक एनर्जी वो किसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेगा और क्या होगा, एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको हम प्राइमरी नाम देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इनको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ इसलिए क्या नाम दे दिया गया, सेकेंडरी इमिशन नाम दे दिया गया। समझ में आया कि किसी भी मेटल के ऊपर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाते हैं, यानी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही मेटल पे वो टकराएंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे, अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा, बाहर निकलेगा, इसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे क्योंकि जो आ रहे होंगे इनको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी। तो ये हमारे पास 4 टाइप के इमिशन है। सबसे पहला आपके पास था थर्मियोनिक, सेकंड था फोटो इलेक्ट्रिक, थर्ड हमारे पास था फील्ड इमिशन और फोर्थ है सेकेंडरी इमिशन। बताओ क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और पूरे चैप्टर के अंदर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर इसके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है और कई बार 1 मार्क के अंदर सीधा एमसीक्यू भी बोर्ड के अंदर पूछ लेते हैं। टॉपिक का क्या नाम है, वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन होता क्या है कि आपके पास एक मेटल है, ये मेटल प्लेट है, ठीक है। इस मेटल प्लेट से हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है ना कि आपने कितनी भी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ऐसा ही होता तो हम क्या करते हैं, मेटल लेते और लाइट डाल देते, लाइट फॉल कराते उसके ऊपर, और जैसे लाइट फॉल कराते उसी इंस्टेंट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते, कितनी भी लाइट फॉल कराओ, ठीक है। आप लेजर लाइट ले लो, हल्की सी लाइट फॉल कराते इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी, कि बिना उस एनर्जी के, अगर मिनिमम एनर्जी नहीं मिलेगी उस इलेक्ट्रॉन को तो वो बाहर नहीं निकलेगा। कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। अगर जब तक मिनिमम एनर्जी नहीं मिलेगी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को, वो इजेक्ट नहीं होने वाला। तो वर्क फंक्शन क्या है कि समझ में आया नहीं आया कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, और वो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, वर्क फंक्शन। देखो डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कि मेटल सरफेस से एस्केप होने के लिए मिनिमम एनर्जी जो भी चाहिए मेटल को, मेटल इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को डिनोट किया जाता है फाई नोट से। इट इज डिनोटेड बाई फाई नोट। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका फॉर्मूला आने वाला है फाई नोट इक्वल्स टू एच न्यू नोट। ये आपके पास वर्क फंक्शन है। यहां पे एच क्या होने वाला है, एच होने वाला है प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहां पे न्यू नोट होने वाली है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज देखना कि h की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड।
H की वैल्यू तो फिक्स है और आपको पता है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, वर्क फंक्शन H न्यू नोट। तो ये मिनिमम एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? H तो कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रही है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे। यानी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे। या फिर आप फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ भी बोल सकते हो। क्या आप इसको लिख सकते हो? फाई नोट इक्वल टू आपके पास कितना है? H न्यू नोट। यानी आप इसको लिख सकते हो SC बाई लेमडा नोट। यानी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, यानी आप बोल सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है या मिनिमम वेवलेंथ की जरूरत होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उस मिनिमम वेवलेंथ को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी लेमडा यहां पे क्या होने वाला है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर मेटल को नहीं मिलेगी, मिनिमम वेवलेंथ नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम एनर्जी नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होने वाले। इसके अगर एसआई यूनिट की हम बात करें तो देखो इसके एसआई यूनिट क्या होगी? तो इसके एसआई यूनिट होती है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। बट हमने तो एनर्जी जूल की फॉर्म में पढ़ी है। तो अगर आप जूल को या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? तो आपके पास वैल्यू होती है 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये वैल्यू आपकी देखी हुई लग रही है? ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी आप क्या करोगे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जूल में एनर्जी आ जाएगी। कैसे हुआ ये? तो यहां से अगर आप देखना कि आपके पास क्या है, मैंने बोला कि 1 EV है, मैंने यहाँ पे 1 ऐसा कैसा E की जगह रख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और वोल्ट ऐसा कैसा कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट को हम जूल लिख सकते हैं। कैसे? आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो यहां से अगर मैं वर्क निकालूंगा तो क्या लिखेंगे? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट। और आपके पास ये किसके बराबर है? वर्क के, वर्क का मतलब जूल के बराबर। तो कूलम इंटू वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल। तो यहाँ पे 1 EV को हमने क्या किया? 1 E, यानी आपने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी, कूलम में आई, और V का क्या है? वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल। यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल 1 EV की वैल्यू होने वाली है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है। और जो वर्क फंक्शन होता है H न्यू नोट, ये अलग अलग मटीरियल्स का अलग अलग होता है। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किसी मटेरियल के अंदर कम एनर्जी चाहिए। कैसे? कि मान लो किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड है, तो उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी? ज़्यादा चाहिए होगी। वीकली बाउंडेड है तो उसको एनर्जी क्या चाहिए होगी? कम चाहिए होगी। इसीलिए देखो यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। जो भी मेटल आप ले रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का मेटल आपने लिया है। अगर आपने सोडियम लिया तो उसको चाहिए होगी 2.75 EV। अगर आपने प्लेटिनम लिया तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटीरियल पे और वेरी करता है वन टू अनदर मटीरियल। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ये वर्क फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक फिनोमिना है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। कि आपने किसी मेटल के ऊपर लाइट फॉल कराई, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इजेक्ट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट के अंदर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो वो क्या देने वाले हैं? करंट जनरेट करने वाले हैं। यानी आपकी जो लाइट एनर्जी आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? तो देखो द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो भी करंट प्रोड्यूस करेंगे, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो करंट। उसको क्या बोलेंगे? फोटो करंट। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले यहाँ पे मैंने एक ग्लास ट्यूब ले ली, यहाँ पे एक विंडो लगा हुआ है, यहाँ पे इस विंडो के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर है, ये विंडो है। यहाँ पे आपके पास एक प्लेट होने वाली है जिसको हम नाम देते हैं
प्लेट सी जिसका नाम होगा इमीटर प्लेट, और यहाँ पे एक प्लेट होने वाली है जिसको नाम देंगे ए, और ये होने वाली है कलेक्टर प्लेट। यहाँ पे ये जो प्लेट होगी ये आउटर सर्किट के अंदर कनेक्टेड होने वाली है। यहाँ पे एक की लगी हुई होगी, यहाँ पे इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल और ये पॉजिटिव, यानी आपके पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे रियोस्टेट, और यहाँ पे कनेक्टेड होगा माइक्रो एमीटर, ताकि जो भी करंट आएगा वो पता लग जाए, ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है V, यहाँ पे की को K से डिनोट करेंगे, रियोस्टेट RH। और इस प्लेट का नाम जो है हमारे पास, इसका नाम है इमीटर प्लेट। मेटल प्लेट C कौन सी है? इमीटर प्लेट। यानी ये क्या करने वाली है? ये इमिट करने वाली है इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस मेटल प्लेट के ऊपर लाइट आके गिरने वाली है। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होगी। सेकंड, ये जो प्लेट होगी इसका नाम होगा मेटल प्लेट A, इसको हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हमने C क्यों नाम नहीं दिया, कलेक्टर है तो इसको C बोल देते, इसको A बोल देते। बट एक्चुअल में यहाँ पे A और C का मीनिंग है कैथोड और एनोड, यानी ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसको एनोड नाम दिया गया, और ये नेगेटिव से है तो इसको सी बोल दिया गया। सी का मतलब है कैथोड। ये आपके पास इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होने वाला है कि इसके अंदर हमारे पास एक इमीटर प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है जो लाइट को सेंस करके इसके ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट इंसिडेंट होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने वाले हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो इधर की तरफ मूव करेंगे तो उनको ये कलेक्टर प्लेट क्या करेगी? कलेक्ट करेगी, इसलिए इसको कलेक्टर प्लेट बोला गया है। यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ होता है, यहाँ पे की लगी हुई है, सेल या बैटरी कनेक्टेड है, रियोस्टेट है और एक माइक्रो एमीटर है। ये इसका कंस्ट्रक्शन होने वाला है। और यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या होने वाला है? एक सोर्स ऑफ लाइट होने वाला है, सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि आपको पता है कि जब लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है, मेटल प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले हैं। यानी ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के प्रिंसिपल पे ये काम करने वाला है। ठीक है, तो देखो इसका वर्किंग समझते हैं कैसे काम करेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा इस सोर्स से आपके पास लाइट निकलेगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की लाइट आ रही है। सबसे पहले ये लाइट, जितनी जो भी लाइट आ रही है उसको ये फिल्टर क्या करेगा? चेक करेगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। तो देखो आपको पता है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मिनिमम किसकी जरूरत होती है? वर्क फंक्शन की। ये मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाले। तो ये आपके पास जो भी सोर्स से लाइट आ रही है उसको ये फिल्टर क्या करेगा? चेक करेगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम के बराबर या मिनिमम से ज्यादा है वो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकते हैं, तो उनको तो पास होने देगा। और मिनिमम से कम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट रे को वो क्या कर देगा? वहीं पे रोक देगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट आके फिल्टर पे गिरेगी, फिल्टर से फिल्टर होने के बाद वो कहाँ पे जाएगी? वो इंसिडेंट होने वाली है फोटो सेंसिटिव प्लेट या फिर इमीटर प्लेट सी के ऊपर। जैसे लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो यहां से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्ब करके यहाँ पे क्या होने वाले हैं? एक्साइटेड हो जाने वाले हैं, बाहर निकल जाने वाले हैं। और बाहर निकल कर ये किधर की तरफ मूव करेंगे? कलेक्टर प्लेट की तरफ। कलेक्टर प्लेट इनको आउटर सर्किट में फ्लो कराएगी, और जैसे आउटर सर्किट में वो फ्लो करेंगे तो आपका जो माइक्रो एमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या मिलता है? करंट मिलता है। आया समझ में? यानी एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ से सोर्स से लाइट आई, फिल्टर होने के बाद इंसिडेंट प्लेट, ये इंसिडेंट हुई इस इमीटर प्लेट के ऊपर, इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो मूव करे, वो एक्सेलरेट हुए किधर की तरफ? कलेक्टर प्लेट की तरफ। कलेक्टर प्लेट उनको कलेक्ट करके आउटर सर्किट में फ्लो करा देगी और आपको क्या मिलने वाला? करंट मिलने वाला। यही इसकी वर्किंग है, सिंपल सी। समझ में आया क्या होने वाला है? बट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना, तो वो इसी से पूरा का पूरा आगे का चैप्टर चलने वाला है कि कैसे काम होने वाला है। मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए h/0। ठीक है, मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है मिनिमम एनर्जी की 5 eV, यानी 5 eV इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इससे कम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, इस एनर्जी को नाम देंगे hν। लाइट की एनर्जी कितनी होने वाली है? hν। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं, मान लो अभी आपके पास वैल्यू कितनी है? 4 eV है। तो आप क्या कर रहे हो? जो भी HS तो दोनों में सेम है, यानी आप क्या कर रहे हो? जो भी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हो वो क्या है? मिनिमम से कम दे रहे हो, तो एनर्जी भी मिनिमम से क्या आ रही है? कम आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। फिर आपने क्या किया? ये फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दी, मतलब एनर्जी कितनी कर दी? 5 eV। मिनिमम भी कितनी चाहिए थी? 5 eV इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, तो 5 eV चाहिए और 5 eV आपने दे दी।
तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। बट अगर आपने और ज्यादा एनर्जी दी, मान लो 6 eV दी, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 5 eV से तो वो तो मिनिमम बाहर निकलने के लिए चाहिए, बाहर निकल जाएंगे, और बची हुई 1 eV से वो मूव करेंगे। वो कौन सी एनर्जी है, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। यानी अगर आप देखोगे तो बची हुई 1 eV से क्या जाने वाले हैं, वो ये मैक्सिमम उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, 1 eV। आपने 6 की जगह मान लो 7 eV कर दिया, तो यहां पे 5 तो फिक्स है, इधर कितनी चली जाएगी, 2 eV। और इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद क्या करने वाले हैं, कलेक्टर प्लेट की तरफ एक्सेलरेट करने वाले हैं, कि यहां पे लाइट आई, ये आके गिरी किस पे, इमिटर प्लेट पे, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, और इमिट हुए तो मिनिमम एनर्जी तो इमिट होने के लिए जो वर्क फंक्शन चाहिए था उतना तो यूज में ले लिया, और जो बची हुई एनर्जी है उनसे वो किधर की तरफ भागेंगे, एक्सेलरेट होंगे, किधर की तरफ दौड़ेंगे, कलेक्टर प्लेट की तरफ। और कलेक्टर प्लेट क्या करेगी, उनको आउटर सर्किट में फ्लो कराएगी, वो करंट प्रोड्यूस कर देंगे। समझ में आ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी मिनिमम के अलावा एक्स्ट्रा एनर्जी आती है वो सारी की सारी किसके अंदर जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो उनको स्पीड प्रोवाइड कराती है। यही देखो इसका कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है कि इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर क्या क्या चीजें है। C इज ए फोटोसेंसिटिव प्लेट विच इज कॉल्ड इमिटर प्लेट, एंड A इज मेटल प्लेट विच इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट। C को फोटोसेंसिटिव प्लेट है जिसको इमिटर नाम दिया गया है, और जो आपकी मेटल प्लेट है इसको क्या बोला गया, कलेक्टर प्लेट। ए ट्रांसपेरेंट विंडो W इज सील्ड ऑन ग्लास ट्यूब which can be covered with a filter for light of particular radiation. This will allow the light of particular wavelength to pass through it. कि जो फिल्टर होगा, फिल्टर पे लाइट आएगी और वो फिल्टर क्या करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही पास होने देगा, मतलब या तो थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा हो, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को या फिर वेवलेंथ को पास होने देगा, ठीक है। द प्लेट ए कैन बी गिवन डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट सी। यूजिंग दिस अरेंजमेंट ऑफ बैटरी माइक्रो एमीटर इज कनेक्टेड टू मेजर द फोटो करंट इन द सर्किट। ये एक और चीज बोल रहे हैं कि आप इस बैटरी जो आपने कनेक्ट करी, अभी हमने बिल्कुल यूज में नहीं लिया, इसके ग्राफ के अंदर बात करेंगे कि आप चाहो तो इसको कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव दे सकते हो तो इसके ऊपर इमीटर पे नेगेटिव आएगा, या फिर आपने उल्टा भी इसको कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। एमीटर प्लेट पे इसके ऊपर कलेक्टर प्लेट के ऊपर आपने क्या किया, नेगेटिव किया तो इमीटर पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है कि आप बैटरी के डायरेक्शन क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। तो यहां से आपके पास ये वर्किंग की अगर हम बात करें तो व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन सूटेबल फ्रीक्वेंसी की यानी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स as after being filtered by filter fall on photosensitive plate, photoelectrons ejected या emitted from C which can get accelerated towards the plate A and the electrons flow in the outer circuit, hence micrometer shows deflection। सिंपल सी कहानी कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी किसी भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फिल्टर से फिल्टर होने के बाद जाके गिरेगी आपकी इमिटर प्लेट के ऊपर, इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे किधर की तरफ, एक्सेलरेट होंगे कलेक्टर प्लेट की तरफ, कलेक्टर प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होने के बाद क्या होने वाला है, वो आउटर सर्किट में फ्लो करेंगे और माइक्रो एमिटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा, मतलब लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसकी वर्किंग। नेक्स्ट हमें बात करनी है, वो करनी है सम इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास है वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो लाइट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट, यहाँ पे जो लाइट की एनर्जी है E, वो कितनी है, h न्यू। वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एनर्जी चेंज होने वाली है, बट इंटेंसिटी चेंज करोगे तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी यहाँ पे आपने देखा कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो इंटेंसिटी से क्या होने वाला है, तो एक्चुअल में इंटेंसिटी से क्या होगा कि आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो पहले यहाँ पे लाइट आ रही है फोटोन्स की फॉर्म में, पैकेट ऑफ लाइट आ रहे हैं, ठीक है, मान लो पहले 4 पैकेट आ रहे हैं, 4 फोटोन आ रहे हैं, अब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी ज्यादा फोटोन्स आने लग जाएंगे, ज्यादा लाइट आने लग जाएगी। ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा फोटोन मेटल सरफेस पे गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर जब मूव करेंगे आउटर सर्किट में तो फोटो करंट भी क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है।
समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? यानी अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करोगे तो लाइट, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ लाइट बढ़ जाएंगे, फोटोन बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो आपके पास फोटो करंट ज्यादा आएगा। तो हमें यही इफेक्ट बताना, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है हमें ग्राफ बनाना इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फोटो करंट के बीच में। तो यहां से अगर आप देखोगे कि ग्राफ कैसा बनने वाला है कि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आने वाली है ओरिजिन से, ठीक है। यहीं पे मैंने इसका लिखा हुआ है कि एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड मोर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स आ रहे होंगे। कि मान लो अब ये मेटल है, इसके ऊपर पहले आपने 4 फोटोन गिराए, 4 फोटोन इंसिडेंट करवाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलने वाले हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो करंट भी 4 की वजह से आएगा। अब इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स 8 हो गए, तो 8 फोटॉन्स आ रहे हैं तो 8 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड हमें बात करनी है, वो करनी है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट सी ऑन फोटो करंट। ये कह रहा है कि पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या इफेक्ट आने वाला है मेटल प्लेट ए का विथ रेस्पेक्ट टू मेटल प्लेट सी। इसका मतलब है कि जब ए को हम पॉजिटिव देंगे और तो सी को नेगेटिव देना पड़ेगा, तो करंट पे क्या इफेक्ट आएगा पोटेंशियल का। सेकंड, अगर आपने सी को नेगेटिव दे दिया और तो ए को पॉजिटिव देना पड़ेगा, तब पोटेंशियल का क्या इफेक्ट आएगा करंट पे। तो यहां पे अगर हम पहले तो ग्राफ बनाते हैं, देखो किस किस के बीच में होने वाला है। ये मैंने यहां पे बना दिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया पोटेंशियल, और इधर हमने बात कर ली किसकी, फोटो करंट की। किसकी बात कर ली? फोटो करंट की। और ये आपके पास पोटेंशियल कितना आने वाला है? 0, इस जगह पे 0। क्लियर है? यहां पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया है, क्योंकि हम बैटरी की जो ना पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल सी कहानी है कि जब आपने पोटेंशियल 0 दे रखा है उस टाइम पे फोटो करंट 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? यहाँ पे ग्राफ में आना, इसके अंदर डायग्राम में आना। मैंने अभी पोटेंशियल क्या कर रखा है? 0 कर रखा है, ठीक है। तब भी आप देखोगे लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट आ रही है, लाइट आगे इस मेटल प्लेट पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से क्या होंगे, मूव करने वाले आउटर सर्किट में, तो करंट की वैल्यू आने वाली है। आपने अभी तक पोटेंशियल 0 कर रखा है, तब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं, तो करंट की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल का काम क्या है? यानी मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे ये बना दिया कि जब आपका पोटेंशियल 0 है तो फोटो करंट की वैल्यू 0 नहीं है, फोटो करंट क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ आ रहा है। अब पोटेंशियल के इफेक्ट की बात करते हैं कि अगर मान लो आपने पोटेंशियल इंक्रीज किया, यहाँ पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो यहाँ पॉजिटिव इंक्रीज होगा, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं बट जिनकी फ्रिक्वेंसी सिर्फ क्या थी? 5 eV हमने दी, और 5 eV मिनिमम चाहिए थी, यानी हमने थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तो हो गए बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे बैठे रह गए, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी आउटर सर्किट में आएंगे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आउटर सर्किट के अंदर, क्या पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओ, पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, तो एक टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आउटर सर्किट में आ जाएंगे, तो उसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। समझ में आया कि भाई आपके पास हर तरीके की फ्रीक्वेंसी यहां से आ रही है। तो कुछ फ्रीक्वेंसी देखो जो थ्रेशोल्ड से कम है उनको तो फिल्टर पास ही नहीं होने देगा, थ्रेशोल्ड के जो बराबर आ रही है उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो उनको आउटर सर्किट में फ्लो कराने के लिए आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो अपनी आप आ रहे हैं, वो तो करंट दे ही रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उनको भी ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करके आउटर सर्किट में फ्लो कराएगा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब सारे आ जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। ये आपके पास कौन सा करंट आया? सैचुरेशन। समझ में आया? अब हम बैटरी की डायरेक्शन क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। देखो रिवर्स का मतलब है मैंने क्या किया, मैंने यहां पे रख दिया ये नेगेटिव और यहां पे कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो अगेन क्या हो रहा है?
लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे, करंट आपका जीरो पोटेंशियल पे कुछ ना कुछ करंट है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो यहां पे अब नेगेटिव इंक्रीज होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहे थे उनको भी ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे आउटर सर्किट में, तो फोटो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। और एक पोटेंशियल हम इतना ला देंगे जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में नहीं आ पाएगा, उस पोटेंशियल के ऊपर क्या होने वाला है, फोटो करंट जीरो होने वाला है। उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था, ठीक है, उतनी की उतनी हमने क्या दे दी, इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल एनर्जी दे दी। कैसे, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E और पोटेंशियल कितना दे देंगे, V नोट। V नोट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था उतना को उतना अपोजिट हमने क्या दे दी, पोटेंशियल एनर्जी दे दी, EV नोट। तो एक पोटेंशियल यहां से इंक्रीज करेंगे, एक पोटेंशियल आएगा V नोट, जिसके ऊपर जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहे थे उतनी को उतनी हमने पोटेंशियल एनर्जी दे दी, पोटेंशियल दे दिया इलेक्ट्रॉन पे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जिस पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू जीरो होगी, V नोट, उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो वो कैसे बनेगा, यहां से ये करंट की वैल्यू डिक्रीज होते 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 कितनी हो जाएगी, रिवर्स के अंदर ये जीरो, और इस पोटेंशियल को V नोट नाम देंगे, क्या होने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आया, ग्राफ बनाया हुआ आया था ऐसा, इसके अंदर इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, C, और वो पूछ रहे कि पॉइंट A का मीनिंग क्या है, A का नाम क्या है, B का नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। क्लियर है, आगे भी ग्राफ का क्वेश्चन आने वाला है, अगर आपने ग्राफ्स अच्छे से समझ लिए तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्लियर है, यहां तक इस तरीके का ग्राफ होता है, ये हो सकता है थोड़ा सा अजीब बनाओ, ये देखो ये ग्राफ होता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा V नोट, ये आपका पोटेंशियल होने वाला है, और ये आपके पास सैचुरेशन करंट होने वाला है, और ये आपका फोटो करंट होने वाला है। बताओ, ये आपके पास पहला ग्राफ, इसके अंदर लिखा हुआ भी है, सोन इन द ग्राफ, इफ वी मेक द कलेक्टर प्लेट मोर पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, therefore the photo current will increase but it will increase up to a certain point। जब तक सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक तो इंक्रीज करेगा, सारे आने के बाद मैक्सिमम होके सैचुरेट हो जाएगा, certain point called saturation point, after that photo current will become stable and saturate। उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल दे दो, इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है तो करंट कैसे इंक्रीज होगा। आगे बात करते हैं, इफ वी रिवर्स द बैटरी दैट इज नाउ प्लेट A इज एट नेगेटिव, A को हमने नेगेटिव दे दिया, ठीक है, और जो आपके पास A कौन सी प्लेट थी, कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव दे दिया, पोटेंशियल देयरफॉर एट सर्टेन पोटेंशियल द फोटो करंट विल बिकम जीरो, कि नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो एक सर्टेन पोटेंशियल आएगा जिसके ऊपर फोटो करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ये आपके पास दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब आगे जितने भी ग्राफ है, ठीक है, मैं यहाँ पे दो लाइनें लिख रहा हूँ, उन दोनों लाइनों से आपके सारे के सारे ग्राफ, पीछे वाले भी हो जाएंगे, पहला ग्राफ जो हमने इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में पढ़ा था वो भी हो जाएगा, यानी कोई भी ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये दोनों लाइनें समझ में आती है तो, और अगर आपने दोनों याद कर रखी है तो। कैसा भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सार 3 के 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखो आपके पास फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइन है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, की जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है किसके, नंबर ऑफ फोटॉन्स के, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये फोटो करंट के। ये पहली लाइन, पहली लाइन आपके पास क्या है, ये पहली लाइन है। सेकंड लाइन की बात करते हैं, देखो फिर दोनों को समझेंगे। सेकंड लाइन है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी, आफ्टर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी, आफ्टर थ्रेशोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली किसके, काइनेटिक एनर्जी के। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, वो होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के। स्टॉपिंग पोटेंशियल के, ये आपके पास पूरा मामला बनने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको पढ़ोगे तो सबसे पहली लाइन देखना, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो
इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो कब, थ्रेशोल्ड के बाद, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम पे तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं निकलेंगे, थ्रेशोल्ड पर इलेक्ट्रॉन क्या निकलने वाले हैं, सिर्फ बाहर निकलने वाले। मैंने ऐसे बताया था कि आपके पास ये मेटल है, इसकी मिनिमम एनर्जी 5 eV है, तो अगर आप 5 eV दे रहे हो सिर्फ, यानी आपने h/0 मिनिमम एनर्जी थी, h आपने दी, यानी न्यू किसके बराबर दे दिया, न्यू नॉट के, तभी तो h किसके बराबर होगा, h/0 के। तो आपने थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी दी है, मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के जितनी इंसिडेंट करवाई है, तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में कितनी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। अब आपने क्या किया, थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, यानी आपने 6 eV कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम तो 5 eV फिक्स है, काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 1 eV। यानी आप थ्रेशोल्ड के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने वाली है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से, उनको रोकने के लिए आपको नेगेटिव में पोटेंशियल भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हो उतनी पोटेंशियल एनर्जी तो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, ई फिक्स है, मतलब क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बाद आप जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके पास दोनों लाइन है। और खास बात यह है, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले चारों का नीचे वाले तीनों से कोई लेना देना नहीं है, इनडिपेंडेंट है। मैंने बोल दिया कि आपको ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। मैंने कहा कि मुझे ग्राफ बनाना इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, इंडिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट के बीच में, इंडिपेंडेंट। तो आप दोनों लाइनें याद कर लो, 8 9 जितने ग्राफ है सारे के सारे ग्राफ, और ये रटनी नहीं है, ये मैंने समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे ग्राफ आपके, ग्राफ का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको ये दोनों आती है तो। देखो नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर सेम बट इंटेंसिटीज आर डिफरेंट। ये कह रहा है कि हमें ग्राफ बनाना है पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में, कब, जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या है, अलग अलग है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। देखो पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, फिर बात करेंगे। यहां पे क्या होने वाला है, यहां तो होने वाला आपका पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे, तो और यहां पे वाई एक्सिस पे हम बात करेंगे किसकी, फोटो करंट की। क्लियर है। ग्राफ कैसा बनेगा, आपको ये कह रहा है कि इंटेंसिटी तो आपकी अलग अलग है बट फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आ जाओ, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबका क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है, बट इंटेंसिटी अलग अलग है, तो फोटो करंट क्या होगा, अलग अलग। जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा उसका फोटो करंट भी सबसे ज्यादा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से अगर आप देखोगे तो ये देखना, यहां पे ग्राफ बना रहा हूं मैं, तीनों लाइनें इस तरीके से, ये लो, मैंने ये बोल दिया कि इसको I3 मान लेता हूं, ये I2 मान लेता हूं, ये I1 मान लेता हूं कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, I3 की है, ठीक है। तो I3 का करंट भी क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर I2 फिर I1। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल देखोगे तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी। समझ में आया। बट अगर कई बार वो क्वेश्चन में आपको दे देते हैं कि इंटेंसिटी I1 की ज्यादा है, I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसको I1 लेना है, इसको I2 लेना है, इसको I3 लेना है। क्लियर है यहां तक। तो आपके पास आपने जो दोनों तीनों लाइनें पढ़ी है, 2 लाइनें पढ़ी है, इन दोनों लाइनों से सारा गेम बन जा रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, फिर इंटेंसिटी अलग अलग तो फोटो करंट अलग अलग। अगला ग्राफ की बात करते हैं, ये आपके पास आएगा ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटीज आर सेम बट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर डिफरेंट। इस बार उल्टा कर दिया, इंटेंसिटी सेम कर दी। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट की, यानी फोटो करंट इस बार क्या रहेगा, सेम रहेगा, सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसका नेगेटिव में पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होगा। तो वो ग्राफ क्या आएगा, किस किस के बीच में ग्राफ होने वाला है, ये वही पोटेंशियल एंड
फोटो करंट के बीच में। इस पॉइंट पे आपके पास ये पोटेंशियल जीरो है। ग्राफ कैसा बनाएंगे? तो आपको ग्राफ के अंदर पता है क्या चीजें होने वाली है, फ्रीक्वेंसी आपके डिफरेंट है, इंटेंसिटी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका क्या होगा? अलग अलग होगा, बट सबका सैचुरेशन करंट क्या आएगा? सेम आएगा। देखो और ये आपके पास जिस इसको मान लेता हूं न्यू 3, इसको मान लेता हूं न्यू 2, इसको न्यू 1, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? न्यू 3 की। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव में पोटेंशियल इसको लिखेंगे V03, इसको लिखेंगे V02, ये V01, ये आपके पास। और ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, अगला ग्राफ हमारे पास है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, और फिर है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, बट आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी एक क्या, कि मैंने ये बनाया, ये आपके पास ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी और यहां पे ले लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट कब? आफ्टर थ्रेशोल्ड। ओरिजिन से आपका ग्राफ नहीं जाएगा, कहां से जाएगा? यहां से। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, थ्रेशोल्ड तक तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो है, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा थ्रेशोल्ड से पहले। तो थ्रेशोल्ड पे बाहर निकलेगा उस टाइम पे भी जीरो होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? थ्रेशोल्ड होगी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? यही सेम ग्राफ किसके बीच में बनेगा? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं? थ्रेशोल्ड के बाद। ये लोग स्ट्रेट लाइन आएगी थ्रेशोल्ड के बाद। समझ में आया? उन्हीं दोनों लाइनों से सारे ग्राफ बन रहे हैं। अगला देखना, करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो करंट ऊपर वाली लाइन में था, फ्रीक्वेंसी नीचे वाली लाइन में। ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे हम क्या बनाएंगे? सीधा ग्राफ बना देते हैं। क्या? ये लो, हम बात करते हैं फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या आने वाला है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहां पे? स्ट्रेट लाइन आएगी, बट कहां से? थ्रेशोल्ड के बाद से, क्योंकि थ्रेशोल्ड तक तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो क्या है? फोटो करंट जीरो। थ्रेशोल्ड के बाद आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आगे आ जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन, इंडिपेंडेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल नीचे वाली लाइन में, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऊपर वाली लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। अगला ग्राफ हमारे पास है वो किस किस के बीच में है? इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये सारे ग्राफ। तो भाई ग्राफ के अंदर आपको करना क्या है? वही दोनों लाइनें वापस लिख रहा हूं, ये दोनों लाइनें याद कर लो अच्छे से, इनसे बाहर आपका कोई ग्राफ का क्वेश्चन नहीं जाने वाला। वापस यहाँ पे देखो, सबसे पहली थी, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स के। फोटॉन्स का मतलब होता है पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है? नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। कि ज्यादा फोटॉन्स आएंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, कम फोटॉन्स आएंगे कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है? फोटो करंट के। ये पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारे पास आने वाला है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, कब? आफ्टर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड से पहले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे, तो कौन से काइनेटिक एनर्जी और कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तब आएंगी ना उनके पास तो काइनेटिक एनर्जी, तब रोकने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड के बाद की बात हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होने वाला है? काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टॉपिंग पोटेंशियल के। ये सेकंड।
बताओ। और ये सारे ग्राफ कंप्लीट, और जितने भी हमने ग्राफ पढ़े हैं इन्हीं के ऊपर अगला टॉपिक हमारे पास है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। पहला पॉइंट पढ़ो, पहला ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन। सेकंड देखना, समझ में आया पहला। सेकंड, सैचुरेटेड करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, सैचुरेशन करंट भी होगा। देखना इस ग्राफ के अंदर, जिसके अंदर इंटेंसिटी अलग अलग थी, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी उसका सैचुरेशन करंट भी ज्यादा था, फोटो करंट भी ज्यादा था टोटल, और सैचुरेशन करंट भी ज्यादा था। आगे आ जाओ, थर्ड पॉइंट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, की कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। अगला पॉइंट यही है कि आपका जो सैचुरेशन करंट है वो इंडिपेंडेंट है किससे, फ्रीक्वेंसी से। स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दो सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। तो देखना फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ हमारे पास है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा क्या होने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होने वाला है नेगेटिव के अंदर। देखना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यही है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस इन नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। अगला है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ है आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, कब, फ्रीक्वेंसी पे, बट कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड के बाद जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, थ्रेशोल्ड से पहले नहीं होगा। ये लो ग्राफ ये रहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। तो अगला पॉइंट देखना, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इमिशन टेक प्लेस, फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि इससे कम फ्रीक्वेंसी आएगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होने वाले, इजेक्ट नहीं होने वाले, इमिशन नहीं होगा। और इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग। ये आपके पास लॉज होने वाले हैं किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये मैं बता भी चुका हूं बट इसको हम डिटेल में बात करते हैं। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि आपके पास ये मेटल है, ये मेटल प्लेट है, इसके मिनिमम एनर्जी फिक्स है, वर्क फंक्शन फिक्स है, कितना, h न्यू 0। ये मिनिमम एनर्जी इसकी मेटल प्लेट की फिक्स है। आप क्या कर रहे हो, लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, फोटोन से इंसिडेंट करा रहे हो, जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी h न्यू। अब आपको पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो थ्रेशोल्ड के बराबर होगी या थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तब तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। बट थ्रेशोल्ड से ज्यादा देंगे तो क्या होंगे कि मिनिमम एनर्जी तो आ जाएगी यूज में जितनी, और बची भी सारी की सारी किस में चली जाएगी, कि ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसी को मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था कि मान लो आपके पास मिनिमम एनर्जी है 5 eV, आप यहाँ 4 eV दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी नहीं होगा। फिर आप 4 की जगह आप क्या दे रहे हो, 5 eV ही दे रहे हो, क्या दे रहे हो, 5 eV। यानी आपने न्यू जो है वो थ्रेशोल्ड के बराबर इंसिडेंट करवाया है, कि जो भी आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो थ्रेशोल्ड अब थ्रेशोल्ड के बराबर आ गया। अब थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराओ, यानी आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा करी, तो 6 eV आ रहा है मान लो, तो यहाँ पे 5 eV तो यूज आएगा, 1 eV किस में चला जाएगा, काइनेटिक में। अगर आपने यहाँ पे 7 eV दी तो 5 eV तो इधर चला जाएगा, ये कितना आएगा, 2 eV। तो यहां से अगर आप देखोगे 5 बराबर 5 प्लस 0, 6 बराबर 5 प्लस 1, 7 बराबर 5 प्लस 2, तो h न्यू बराबर h न्यू 0 प्लस के ई मैक्स, h न्यू बराबर h न्यू 0 प्लस के ई मैक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपने जितनी एनर्जी यहां पे इंसिडेंट करवाई
लाइट की फॉर्म में, वो एनर्जी एक तो वर्क फंक्शन में यूज में आएगी और बची हुई किस में आएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि यहाँ पे आपने जितनी एनर्जी दी वो सारी की सारी कंजर्व्ड है। एच न्यू बराबर एच न्यू 0 प्लस के ई मैक्स, 6 बराबर 5 प्लस 1। आया समझ में? तो आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर क्या बताया, इन्होंने कहा कि जब भी कोई फोटोन, एच न्यू एनर्जी का फोटोन किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स उस एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दो तरीके से उसको काम में लेते हैं। एक पार्ट तो क्या करेंगे, जो भी उनका सरफेस बैरियर आ रहा है यानी सरफेस से बाहर निकलने में काम में लेंगे, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। और जो भी बच जाएगी एनर्जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो भी एनर्जी होगा, वो उससे वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, मूव करेंगे। और वो क्या होने वाली है, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला, व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू होने वाला है, यहाँ पे एच न्यू फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इट यूज्ड इन फॉलोइंग टू वेज। A part of energy is used to overcome the surface barrier and electrons come out of the metal surface. This part of energy is called work function and remaining part of energy is used in given a velocity to photoelectrons. This is equal to maximum kinetic energy. ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक पार्ट तो एनर्जी का वो सरफेस बैरियर में यूज में लेगा, जो भी सरफेस बैरियर है उसको ओवरकम करने में यूज में लेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। और रिमेनिंग पार्ट से वो क्या करेगा, मूव करेगा, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलने वाले हैं। ठीक है, और इसका डेरिवेशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या आपने एच न्यू एनर्जी फॉल कराई और वो दो चीजों में यूज में आ रही है, एक तो वर्क फंक्शन में और बचा हुआ पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से अगर मैं के ई मैक्स का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या आने वाला है, के ई मैक्स इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अगर मान लो आपको वर्क फंक्शन नहीं गिवन, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है थ्रेशोल्ड, तो वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हो एच न्यू 0। तो आपके पास के ई मैक्स इक्वल टू बन जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। क्लियर है? और आप चाहो तो एच यहां से क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो एच कॉमन लोगे तो क्या आने वाला है, देखना के ई मैक्स इक्वल टू एच कॉमन लिया तो न्यू माइनस न्यू नोट भी आपके पास हो सकता है। और यही अगर आपको वेवलेंथ की फॉर्म में बात करनी है तो देखना वेवलेंथ की फॉर्म में क्या होने वाला है कि आपके पास आया था के ई मैक्स इक्वल टू एच, मैंने कॉमन ले लिया न्यू माइनस न्यू नोट, या फिर आप एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इसको आप लिख सकते हो एच तो ठीक है, और न्यू को लिख सकते हो सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नोट। ये चीज पता है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लेमडा क्या है, फिर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और न्यू नोट या लेमडा नोट ये क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। आया समझ में? यहाँ पे भी आप सी कॉमन ले लोगे तो एस सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट, ये आपके पास के ई मैक्स। ऊपर वाला आपके फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और ये आपके पास वेवलेंथ की फॉर्म में। बताओ क्लियर है? और इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके स्पेशल केस भी लिखने होते हैं उसके अंदर। अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, केस 1 मैंने लिखा इफ न्यू इज लेस देन न्यू नोट, की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो भाई दोनों साइड एच से मल्टीप्लाई कर लो, आइडिया हो जाएगा आपको। एच न्यू जो इंसिडेंट एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड से क्या है, मिनिमम वर्क फंक्शन से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन दिस केस नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, कोई इमिशन नहीं होने वाला। सेकंड अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे सेकंड केस की बात करी कि अगर आप जो न्यू दे रहे हो वो थ्रेशोल्ड के क्या दे रहे हो, बराबर दे रहे हो, तो जो एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की एनर्जी वो वर्क फंक्शन के क्या है, सिर्फ बराबर है। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेंगे बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। देखो ना, एच न्यू और एच न्यू 0 तो बराबर है, या न्यू और न्यू नोट बराबर है तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी यहां पे क्या होने वाला है, इन दिस केस इमिशन विल टेक प्लेस, इमिशन तो हो जाएगा बट इलेक्ट्रॉन्स हैव नो काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ?
और तीसरा केस हमारे पास आने वाला है कि जो हम फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या दे रहे हैं, ज्यादा, तो एनर्जी भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड से वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो क्या बोलने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उससे वो मूव भी करेंगे और करंट भी देने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इन दिस केस emission will take place and electrons also have काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ये आपके पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत आसान है, सिंपल सा एक ही लॉजिक याद रखना। अगर नहीं समझ में आए तो एनर्जी की वैल्यू कंसिडर कर लेना। 5 eV जैसे मैंने यहाँ पे बोली 5 eV है तो काइनेटिक 0 होगी, 5 बराबर 5 प्लस 0, h न्यू बराबर h न्यू 0 या वर्क फंक्शन प्लस Ke max, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो न्यूमेरिकल के अंदर सीधी वैल्यू पुट करने वाली है, होने वाली है। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर लाइट आ रही है वो पार्टिकल नेचर प्रूफ कर रही है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे वेव नेचर तो नहीं हो रहा, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी भी हमें बात करनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर लाइट वेव की फॉर्म में क्यों नहीं आ रही, या वेव नेचर क्यों नहीं शो कर रही, पार्टिकल नेचर ही क्यों शो कर रही है। तो पहले पार्टिकल पढ़ लेते हैं। तो देखो इसके अंदर पहला पॉइंट हमारे पास है कि इंटरेक्शन हुआ रेडिएशन का और मेटल सरफेस का, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टिकल आके गिरे हैं किस पे, मेटल पे, लाइक फोटोन। पहला पॉइंट यही है कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इट इज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक फोटोन। सेकंड पॉइंट है कि हर एक फोटोन की एनर्जी फिक्स होती है, कितनी, h न्यू, कितनी होने वाली है, h न्यू। Irrespective of intensity of radiation, all the photons of particular frequency have same energy। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपने सेम कर दी तो हर फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी, इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। बट फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, कोई भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी दे दी और आपने इंटेंसिटी इंक्रीज करी है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी तो सेम रहेगी, बट इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। देखो, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी देयर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स बट देयर एनर्जी विल रिमेन सेम। क्यों सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी तो सेम रहेगी, बट इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यानी लाइट पार्टिकल नेचर में आ रही है, तभी तो क्या कह रहा है कि है ना, क्या नाम है, पहले 4 फोटोन आ रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ाई तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्या होंगे, लाइट ज्यादा आने लग जाएगी, 4 की जगह 5 फोटोन आने लग जाएंगे। फिफ्थ आपके पास क्या है, ऑल द फोटोन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, कि भाई लाइट जिस स्पीड से फ्री स्पेस में या स्पेस में चलती है उसी स्पीड से फोटोन चल रहे हैं। जैसे ही मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज होती है वैसे फोटोन की स्पीड भी चेंज हो जाती है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, 6। इसका मतलब है कि ये लाइट का ही कोई ना कोई नेचर है, और कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। अगला पॉइंट है, फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लाइट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट को आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक किसी भी फील्ड में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे फोटोन पे नहीं पड़ता। और अगला पॉइंट है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 होता है। रेस्ट मास निकालेंगे कैसे, तो देखो मूविंग मास का फॉर्मूला होता है m बराबर m नोट अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पे m आपका क्या होता है, ये होता है मूविंग मास, m नोट आपका क्या होता है, ये होता है रेस्ट मास। तो अगर आप यहां से रेस्ट मास निकालने जाओगे तो m इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर करना पड़ेगा अपन में, यही होने वाला है। अब आपका फोटोन ही लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो v किसके बराबर होगा, c के। तो यहां से m नोट बराबर m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 माइनस 1 रूट में 0 आएगा, यानी m नोट मूविंग रेस्ट मास कितना आ जाएगा 0, कि मूविंग मास जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 0। तो रेस्ट मास क्या होता है 0। अगला हमारे पास आने वाला है, ये सारी चीजें क्या प्रूफ कर रही है कि आपके पास जो भी लाइट आ रही है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, वो पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है, पार्टिकल नेचर प्रूफ कर रही है। यहाँ पे वेव थ्योरी का फेलियर की बात करते हैं कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो देखो सिंपल सी लॉजिकल चीज है कि वेव के अंदर
एनर्जी जो होती है लाइट की वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एनर्जी जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। पहला पॉइंट। अगर मान लो मैंने कहा कि दूसरा पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर ये मेटल है, इसको मैंने कहा 5 EV चाहिए, मैं इंटेंसिटी से लाइट की क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी से इसको 5 EV दे देता हूं, और फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख दूं, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या रख दी, कम, और 5 EV कैसे दे दी भाई, इसको तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए थी ना, 5 EV हमने इंटेंसिटी से दे दी, वेव से दे दी, और फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख दी, थ्रेशोल्ड से कम रख दी, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। उससे कम फ्रीक्वेंसी आपने रखी, चाहे एनर्जी कैसे भी दो, उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर आपने रखी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये वेव थ्योरी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई, कि वेव की फॉर्म में हम एनर्जी तो दे रहे हैं बट वो नहीं, वो कह रहा है नहीं फ्रीक्वेंसी चाहिए। आया समझ में? तो यहां से अगर आप देखोगे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी कैरिड बाय लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। वेव थ्योरी के अंदर एनर्जी मेजर्ड होगी इंटेंसिटी की फॉर्म में, बट एक्चुअली इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में मेजर होती है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम द मेटल सरफेस इन ऑल द फ्रीक्वेंसीज। कि अगर वेव थ्योरी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते, एनर्जी हम दे रहे होते वेव से, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाना चाहिए था, बट दिस वॉज रॉन्ग। ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इमिशन विल टेक प्लेस। उससे कम पे इमिशन नहीं होगा। और भाई ये आपका कंप्लीट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन तक का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। क्या कंप्लीट हो गया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बताओ क्लियर है यहां तक? इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 है सबसे ज्यादा। पहला है वर्क फंक्शन h न्यू जीरो या न्यू नोट या hc बाई लेमडा नोट, ऐसा यूनिट ईवी होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट है ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दोनों लाइनें रख लेना, दोनों लाइनों से सारे के सारे ग्राफ बन जाएंगे। और तीसरा पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और पार्टिकल नेचर या फेलियर ऑफ वेव थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, मतलब दिमाग में रहने चाहिए। एक बार रीड कर लेना, वो याद हो जाएंगे। बाकी उन तीनों टॉपिक में से कुछ भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आता, वो तीनों अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, सारे ग्राफ याद कर लो, वो दोनों लाइनें याद कर लो। क्लियर है यहां तक? ये आपके पास डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसका एक मैं ना क्या नाम है अगले 2 मिनट के अंदर पूरा समरी बता देता हूं क्या क्या हमने पढ़ा है इसके अंदर या क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने बात करी कि इसकी वर्क फंक्शन की, फाई नोट इक्वल्स टू क्या आने वाला है, एच न्यू नोट। सेकंड हमारे पास आई आइंस्टाइन की। देखो फॉर्मूले तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर के इसके अंदर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर। आगे 2 और आने वाले हैं, बस इतने ही फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले में सारा न्यूमेरिकल का गेम खत्म। यहां पे अगर आप देखोगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हमने बात करी, और वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है आपके पास जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी के मैक्स, वो किसके इक्वल होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के। वर्क फंक्शन एच न्यू जीरो लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, या फिर चाहो तो एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नोट। एच सी कॉमन ले लेना, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नोट। फिर इसके वही 3 केसेस होंगे, न्यू लेस देन न्यू जीरो होगा, न्यू बराबर न्यू जीरो होगा, और न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो होगा। इसमें इमिशन नहीं होगा, इसमें इमिशन हो जाएगा, इसमें इमिशन भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यही था। और इसके बाद आपके पास आया था, वो आए थे इंपॉर्टेंट ग्राफ। ग्राफ के अंदर सबसे पहला पॉइंट था इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स के, नंबर ऑफ फोटॉन्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोटो करंट के। पहला पॉइंट यही था। और सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, वो आया था फ्रीक्वेंसी। कौन सी, आफ्टर थ्रेशोल्ड। आफ्टर थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है काइनेटिक एनर्जी की, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। ये आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये आपके पास पूरी समरी, यही 3 टॉपिक है जिनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आएगा, वो आएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर।
कि पार्टिकल के दूसरे नेचर, मैटर के दूसरा नेचर कौन सा होगा, वेव नेचर। और इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डी ब्रोगली। इन्होंने हाइपोथेसिस दी अपनी, डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, रेस्ट में पार्टिकल के साथ वेव नहीं आएगी, मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल समटाइम्स एक्ट करेगा पार्टिकल की तरह, समटाइम्स एक्ट करेगा वेव की तरह। यानी ये कहना चाहता है कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जो उसको हर एक एस्पेक्ट में क्या करती है, कंट्रोल करती है। उस वेव को हम डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, प्लैंक के अकॉर्डिंग, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग होगी h न्यू। ठीक है, और उसका मास है तो आइंस्टाइन ने क्या बोला है, रिलेटिव थ्योरी के अंदर क्या बोला है, एनर्जी किसके बराबर है, mc स्क्वायर के। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं कि आपके पास कोई भी पार्टिकल समटाइम्स पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, समटाइम्स वेव की तरह बिहेव करेगा, तो उसके पास एनर्जी तो होगी। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक उसकी एनर्जी कितनी होगी, h न्यू। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसके पास मास है तो एनर्जी कितनी होगी, mc स्क्वायर। और दोनों एनर्जी क्या है, उसी पार्टिकल की है, तो दोनों बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या लिखेंगे, h न्यू बराबर mc स्क्वायर, और न्यू को क्या लिख सकता हूँ, sc बाई लेमडा mc स्क्वायर, यानी c से c कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास लेमडा आ जाएगा, वो आ जाएगा h/mc। और अगर पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो क्या है, v स्पीड से मूव कर रहा है, यानी इफ बॉडी या जो भी पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v, तो आपके पास लेमडा कितना आ जाएगा, h/mv। और mv को आप क्या लिख सकते हो, आपने कभी सुना लीनियर मोमेंटम, कभी नाम सुना लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p बराबर होता है m इंटू वी। तो यहां से आप लेमडा बराबर h बाई पी भी लिख सकते हो। और लेमडा और p के बीच में अगर ग्राफ पूछा जाए, कैसा ग्राफ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ वेव एसोसिएट तो होती है, दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती, तो रीजन ये रहा, मास। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी और वो हमें दिखाई नहीं देगी। आया समझ में, ये आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझ में आया नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, h/mv या h/p। और यहाँ पे लेमडा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है या फिर मैटर वेव की वेवलेंथ है। आया समझ में। नेक्स्ट हमें इसके अंदर एक और टॉपिक की बात करनी है और ये आखिरी टॉपिक है, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल आने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी मूविंग चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे लास्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ जो भी वेवलेंथ डी ब्रोगली वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, मैंने कहा मान लेते हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली किसके अंदर बैठा हुआ है, इनिशियली ये रेस्ट में बैठा हुआ है। तो आपको तो पता है कि मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होती है, वेव आती है, रेस्ट पे तो वेव आएगी नहीं। तो इसको हमने मूव कराने के लिए हमने इसके ऊपर क्या करा, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, कैपिटल वी। यहाँ पे कैपिटल वी ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि आपने इसको पोटेंशियल दिया, चार्ज कितना है, E है, तो आपने इसके ऊपर वर्क डन कर दिया। क्योंकि आपने पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल होगा। आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर दी। यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं कि आपने इसके ऊपर वर्क डन कर दिया, या फिर आपने कौन सी एनर्जी अप्लाई कर दी, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर दी। W बराबर कितना किया, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज तो खुद इलेक्ट्रॉन है और पोटेंशियल कितना दिया, कैपिटल V, इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आपने इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करी, यानी इसको पोटेंशियल दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आई भी, वर्क डन किया, तो ये क्या होगा, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी ये इसको मूव कराना स्टार्ट कर देगा। यानी जैसे आपने v पोटेंशियल दिया, इसके ऊपर वर्क डन हुआ, तो ये v वेलोसिटी से, स्मॉल v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर। याद रखना ये v क्या है, वेलोसिटी है, और ऊपर वाला v आपका क्या है, ये पोटेंशियल है।
तो एक चीज बताना, एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, आपने जितना पोटेंशियल एनर्जी दिया वही उसको मूव करा रहा है, मतलब वही किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन ही किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। यानी आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, ई इंटू कैपिटल वी के। तो यहां से वी स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल वी बाई एम। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल वी बाई एम। ये वेलोसिटी आ गई किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे इतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। तो वेलोसिटी पता लग गई तो हम क्या निकालेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी की देखो वैल्यू आपके पास आई थी 2 कैपिटल वी बाई एम। ई चार्ज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एम क्या है, मास है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, लेमडा बराबर एच अपॉन में एम वी, और वी ये रहा। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, एच अपॉन में एम, और वी की जगह क्या लिखेंगे 2 EVM। यानी मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन रूट के अंदर 2 EV, और इस एम को भी रूट के अंदर ले लूंगा तो एम स्क्वायर बाई एम, एम से एम कैंसिल हो गया। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एच अपॉन रूट के अंदर 2 EVM। ये आपके पास कौन सी वेवलेंथ आई, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात हो रही है, किसी दूसरे चार्ज के लिए बात हो रही है, मान लो प्रोटॉन के लिए हो रही है, तो मास प्रोटॉन का, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई होगा, चार्ज भी प्रोटॉन का, एच कांस्टेंट है। अल्फा के लिए बात हो रही है तो अल्फा के लिए हो जाएगा। आया समझ में। और एक और चीज ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे देखा कि जो भी वर्क डन था ईवी, वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, के के। यानी मैं इस ईवी को किसके बराबर लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी के। यानी आप बोल सकते हो कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, ईवी के। तो इस फॉर्मूले में आप अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन आती है तो उसकी बात हो रही होती है तो ईवी को आप के ई भी लिख सकते हो। यानी आप फॉर्मूला बना सकते हो लेमडा बराबर एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी के ई इंटू एम। जब आपको पोटेंशियल की बात हो रही हो ये फॉर्मूला लगेगा, जब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही हो ये फॉर्मूला लगेगा। बताओ समझ में आ, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे तो वेवलेंथ कितनी आएगी, देखो फॉर्मूला एच अपॉन रूट के अंदर 2 EVM लगाएंगे। एच पता है, एम पता है, ई पता है, और वी तो हमें गिवन आएगा कि इतना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो यहां से अगर आप देखोगे यहाँ पे पुट करते हैं तो एच की वैल्यू तो कितनी होगी 6.63 इंटू 10 की पावर -34, रूट के अंदर 2, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मास की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और रूट वी अलग से लिख दिया। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है 12.2 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में रूट वी, और किसके अंदर, मीटर के अंदर। और अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए तो आप लिख सकते हो 12.2 अपॉन में रूट वी, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में, 10 की पावर -10 को क्या लिख देंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये किसके लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। ये आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास इसके अंदर टोटल 4 फॉर्मूले आए अभी तक। पहला था लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी या फिर एच बाई पी, ठीक है। सेकंड हमारे पास चार्ज के लिए आया है, जब आपको पोटेंशियल गिवन होगा तो ये लगेगा। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फॉर्मूला नंबर 3 ये है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो 12.2 बाई रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। क्लियर है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक प्रोटॉन है और एक ड्यूटेरॉन है, आर मूविंग विथ द सेम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। देखो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है, वो ये टेबल। और ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये तो आपको आनी चाहिए। चैप्टर 4 में भी इसका यूज होता है और यहां पे भी आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यहां पे लिखते हैं प्रोटॉन, सेकंड हम बात करते हैं ड्यूटेरॉन, और थर्ड हम बात करते हैं किसकी, अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की।
देखो प्रोटॉन ड्यूटेरॉन होता क्या है, ड्यूटेरॉन होता है H12 और अल्फा कितना होता है हीलियम-24, पता है। और बात किस किस के करने वाले, इन तीनों के अंदर हमें रिलेशन पता होना चाहिए, किस किस का, पहला चार्ज का और दूसरा मास का। बताओ कोई दिक्कत। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट के अंदर मैंने क्या किया कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज होने वाला E, ड्यूटेरॉन का भी क्या होने वाला है, एक ही प्रोटॉन है 1 है तो क्या होगा E, बट अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन है तो कितना हो जाएगा 2E। क्लियर है। मास की अगर हम बात करें तो इसका प्रोटॉन का मास mp लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 एटॉमिक मास है इसका, 2 टाइम्स हो जाएगा 2 mp, और यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा 4 mp। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी से सारे न्यूमेरिकल आपके डी ब्रोगली के सोल्व हो जाएंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के। देखो क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूटेरॉन आर मूविंग विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा पी और लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ देम। यानी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले तो गिवन क्या है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, H/mv, यानी H भी सेम है और V भी सेम है, क्या अलग है मास। तो पहले निकाल लो लेमडा पी, लेमडा पी कितना आएगा H मास प्रोटॉन का इंटू वेलोसिटी V, वेलोसिटी गिवन है तो सीधा यही फॉर्मूला लगाया। फिर ड्यूटेरॉन का निकालेंगे तो H मास कितना है ड्यूटेरॉन का, प्रोटॉन का डबल है, यानी यहाँ पे कितना आएगा 2 mp, और ये V इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 से, तो देखो लेमडा पी बाई लेमडा डी कितना आ जाएगा, H/mp इंटू वी और H/2mp इंटू वी। देखो H से H कैंसिल, MP V से कैंसिल, 2:1 आंसर आ गया। बताओ क्लियर है। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। ये भी प्रीवियस ईयर्स में आपको पूछा गया था। ये कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और उसको पोटेंशियल कितना दिया गया, 100 वोल्ट दिया गया, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था 12.2 अपॉन में रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो 12.2 और v कितना है √100, यानी कितना आ जाएगा 12.2 बाई 10, यानी 1.22 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। बताओ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन में √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, यही होता है। अब देखो H सेम है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो अलग क्या है, सिर्फ मास अलग है। किस किस की बात हो रही है, प्रोटॉन और अल्फा की। तो अल्फा का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना होता है, 4 टाइम्स होता है, यानी प्रोटॉन को mp लिखेंगे तो अल्फा को क्या लिखेंगे, 4 mp लिखेंगे। आ जाओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेमडा पहले किसकी बात कर लेते हैं, प्रोटॉन की, H2 के ही सेम, मास कितना mp। लेमडा अल्फा की बात करेंगे तो कितना आएगा, H रूट के अंदर 2 के, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 mp। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसी तरीके से बोर्ड के अंदर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसी तरीके से लिखना है। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो लेमडा पी बाई लेमडा अल्फा कितना आ जाएगा, H अपॉन में रूट के अंदर 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू mp, और ये H अपॉन में √2 के और 4 mp, तो 4 mp का तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 का रूट कितना होगा 2, और यहाँ क्या बचेगा mp, और ये कैंसिल हो गया, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आएगा 2:1। या फिर आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, इसको ऊपर उल्टा लिख दो और यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 2:1 आना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपको पूछा गया है। इसके अंदर इफ ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल फाइंड द रेशियो ऑफ द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 2। इसके अंदर ये कह रहा है कि एक ड्यूटेरॉन है और अल्फा पार्टिकल और सेम पोटेंशियल से मूव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पोटेंशियल वाला लगेगा। यानी आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल सेम गिवन है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन रूट के अंदर 2EVm। इस बार V सेम है सिर्फ, यानी चार्ज भी अलग होगा और मास भी अलग होगा। तो यहां से सबसे पहले तो ड्यूटेरॉन के लिए बात करते हैं, यानी हम क्या निकालेंगे, लेमडा डी। ड्यूटेरॉन का क्या आने वाला है, H2। ड्यूटेरॉन का चार्ज तो क्या रहता है, E का E रहता है,
और यहाँ पे पोटेंशियल V और मास कितना हो गया 2 mp, प्रोटॉन का डबल हो जाता है ना। यहाँ से अल्फा के लिए बात करोगे तो देखो H रूट के अंदर 2, चार्ज भी 2 ही होगा प्रोटॉन का, V और मास कितना हो जाएगा 4 mp। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो किससे 2 से, आया समझ में। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा डी अपॉन में लेमडा अल्फा, लेमडा डी है H अपॉन रूट के अंदर, देखो मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया 4 EVMP, 4 EV और ये MP, और अपॉन में आ जाएगा H अपॉन रूट के अंदर, यहाँ पे देखना 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 EVMP। क्लियर है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे, और ऊपर जाके ये H से H तो कैंसिल होना, ये ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर 16 EVMP और ये रूट के अंदर आ जाएगा 4 EVMP। EVMP तो कैंसिल हो जाएगा, रूट 16/4 कितना आएगा रूट 4, यानी आंसर कितना आएगा 2:1 लेमडा डी बाई लेमडा अल्फा। चारों क्वेश्चन के अंदर आंसर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आंसर 2:1 होगा, ठीक है, अलग भी हो सकता है, बट ये आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। और आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेबल चार्ज और मास का रिलेशन पता होना चाहिए, इससे बाहर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और कभी गलत नहीं होगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो ये आपका कंप्लीट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का 1 शॉट वीडियो। इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए प्रीवियस ईयर्स के और पूरा कंप्लीट थ्योरी ग्राफ सारे डिटेल के अंदर पढ़े हैं। अगर आपने ये वीडियो सीरियसली देखा है, अच्छे से देखा, नोट्स बनाए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड का नहीं अटकने वाला। क्लियर है, और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो इसको। ओके, थैंक यू।